लेट्स माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं सुनील शुक्ल। लेट्स माइक के पार्टी पॉलिटिक्स कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव की, जिसकी सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ रही हैं। कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीआईएम का जो महागठबंधन है और सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जो चिराग पासवान जिसके नेता हैं, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जिसके नेता जीतनराम मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय लोकमंच। ये इस सत्तारूढ़ गठबंधन है। ये दो प्रमुख गठबंधन चुनाव मैदान में है। और तीसरी ताकत के रूप में जनसुराज पार्टी, जिसके संस्थापक है प्रशांत किशोर, पिछले 3 वर्षों से पूरे राज्य में सक्रिय हैं। ये चुनाव को में लगातार इन तीनों गठबंधनों और दलों की सक्रियता बनी हुई है। दोनों राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। दोनों चरणों के मतदान की नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है, जिनके नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राज्य में चूंकि एक छठ का महापर्व होता है, बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और लगभग पूरे राज्य के सभी नागरिकों की इसमें भागीदारी होती है। तो इन दिनों छठ पर्व के दौरान निश्चित रूप से चुनाव प्रचार की वह गंभीरता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव प्रचार लगातार सघन होता चला जा रहा है। सत्तारूढ़ महागठबंधन, जिसको एनडीए आप कहते हैं, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री जी की सभाएं हो चुकी हैं 2 जगहों पर। और गृह मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, अमित शाह जी, उनके कार्यक्रम लगातार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नामांकन के दौरान ही विभिन्न जिलों में सभाएं की और उनकी भी सक्रियता बनी हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग हैं, उनकी भी सक्रियता लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी भी विभिन्न जिलों में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का एक एंट्री नहीं हुई है और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी भी अभी प्रचार में नहीं उतरी हैं। खड़गे साहब का भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने घोषणा की है कि ये इन नेता भी प्रचार में जल्दी ही उतरेंगे और इनकी भी कई रैलियां, सभाएं होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के घोषित चेहरा तेजस्वी यादव की सक्रियता इधर बहुत तेजी से बढ़ी है। ये कहा गया है जनता दल यूनाइटेड की ओर से और महागठबंधन की ओर से कि तेजस्वी यादव की सभाएं पहले चरण की सभी 121 सीटों पर उनकी सभाएं किए जाने का प्रस्ताव है, तैयारी की गई है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी अपने लगातार बने हुए हैं और अपने मुद्दे उठा रहे हैं। अब सवाल इस बात का कहा जा रहा है कि संभावनाएं, किस गठबंधन की संभावनाएं सत्ता में आने की है और जो तीसरा जनसुराज पार्टी है वह चुनाव को किस कदर प्रभावित करेगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है, सत्तारूढ़ गठबंधन, वह सत्ता में बने रहने के लिए लगातार 5वें चुनाव में बने रहने के लिए वो प्रयास कर रहेगा। दूसरी तरफ महागठबंधन, वो जो 2020 का चुनाव बहुत मामूली अंतर से सत्ता से बाहर आ गया था, वो भी सत्ता में अपने आप को लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। महागठबंधन के सामने जो मुद्दे हैं वो उन्होंने समाज के लगभग सही वर्गों के लिए तमाम तरह की घोषणाएं की हैं। उन पे बहस ये चल रही है कि ये इन घोषणाओं को लागू करने में व्यवहारिक समस्याएं कितनी आएंगी और क्या आरजेडी या महागठबंधन के लोग सत्ता में आने पर उन घोषणाओं को लागू कर पाएंगे। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है
कि जो घोषणाएं की जा रही हैं उनको लागू किया जा सके। जैसे तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि राज्य के उन सभी परिवारों को के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिनका एक भी सदस्य अभी सरकारी नौकरियों में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो जीविका बहनें हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और 30,000 रुपये उनको मासिक वेतन दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जीविका बहनों में जो लोग राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं को लागू करते हैं या सहयोगी होते हैं, उनको 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने इसके अलावा अभी कल एक घोषणा की कि जो पंचायती राज प्रतिनिधि हैं उनको भी उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा और उनको पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की घोषणाएं उन्होंने की है और यह एक तरह का आश्वासन देने की कोशिश की है कि रोजगार उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, पलायन को रोकना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन राज्य की जनता को आर्थिक सहायता दिए जाने की शुरुआत सत्तारूढ़ दल ने की। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाएं हैं 1,20,00,000 के आसपास, इन परिवारों को प्रत्येक इन महिलाओं को उनके खाते में 10,000 रुपये जमा कर दिए गए। लगभग 6 किस्तें जमा हो चुकी हैं। उनको इस बिना पर यह पैसा दिया गया है कि वो रोजगार शुरू करें और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 2-2 लाख रुपए की आर्थिक एक सहायता दी जाएगी, जो एक तरह का कर्ज होगा लेकिन बहुत मामूली दरों पर दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, आशा बहनों, जीविका बहनों के जो मानदेय हैं उनको बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन की राशि उसको भी बढ़ाने की घोषणा की है राज्य सरकार ने, जो पिछले 20 वर्षों में कभी नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा इस तरह की घोषणाओं के पक्ष में नहीं रहे, मुफ्त में दिए जाने के पक्षधर कभी नहीं रहे। वो हमेशा ही कहते थे कि अनुदान दिया जा सकता है, बेहतर सामाजिक जीवन के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है, लेकिन मुफ्त में कुछ चीज़ें दिए जाने का की कोशिश आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। लेकिन इस चुनाव में आते आते जब 2005 में पहली बार सत्ता में आए, 2005 से लेकर के 2020 और 2025 तक की जो उनकी सत्ता चली, एक कालखंड आया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सरकार के साथ मिलकर के सरकार बनाई। 2015 में कुछ समय के लिए बनाया और 2020 के बाद जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने एक कालखंड में भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया 2023-24 में, और फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। मतलब कुछ एक छोटे से कालखंड को छोड़ करके लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार बनी रही। कि इस चुनाव में उन्होंने लोगों को एक आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। ये कहा गया कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ आपसी विवाद है, लेकिन प्रत्यक्षता वो दिखाई नहीं पड़ा। बातें तो कही गई कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी को कम सीटें मिलने को लेकर के उनके मन में नाराजगी है, क्योंकि संभवतः ये पहला चुनाव होगा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड मैदान में है, उसकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के बराबर है, यानी कि 101 सीटों पर दोनों दल चुनाव मैदान में है। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान जी हैं, उनको 29 सीटें दी गई हैं। ये कहा जा रहा है कि राज्य के विधानसभा चुनावों के इतिहास में सर्वाधिक 29 सीटों जीतने का रिकॉर्ड है, जो रामविलास जी के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही थी राज्य में, और इसलिए उनको 29 सीटें दी गई हैं। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा जी को दी गई हैं और जीतनराम मांझी के दलों को दिया गया है। ये कहा जा रहा था कि एक राजनीतिक विमर्श पैदा हुई, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना हुआ कि चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहती है, जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक ताकत को कमज़ोर करना चाहती है, और इस पे नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की है।
साथ ही नीतीश कुमार जी के बारे में ये भी कहा गया कि उनके जो प्रभाव वाले बने, उनका जो गृह नगर है और आसपास के जिले हैं जैसे नालंदा, राजगीर, ये कुछ जिले ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनके प्रभाव के क्षेत्र हैं। इन जिलों में भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें दी गई हैं, जिसको लेकर के भी उनके मन में नाराजगी है। लेकिन स्पष्ट रूप से, अधिकृत रूप से कोई बात नहीं कही गई। यह भी कहा जा रहा है कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी एक तरह का विवाद है। जनता दल यूनाइटेड के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता यानी मोदी जी और ने तो कभी इस विषय पर कोई बात नहीं की इस चुनाव में, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल अपने नेता का चुनाव करेगा। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, जिसमें इस सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं और अन्य कई नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने ये कहा है कि अगर गठबंधन चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने इस पर कोई बात नहीं कही है और सत्तारूढ़ गठबंधन के विभिन्न दलों के और नेताओं की जो कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है, कोई ऐसी सभा भी नहीं हुई है जिसमें नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया हो। ये बार बार कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन को अपार सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी 2 सभाओं में जो भी उन्होंने पिछले दिनों की, उसमें उन्होंने एनडीए सरकार की बात की। उन्होंने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं और ये कहा कि एनडीए की सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार या मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं कहा। इसको लेकर के सरगर्मी है, इसको लेकर के विमर्श है। लोगों का ये कहना है कि आखिर यह सत्तारूढ़ गठबंधन नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा क्यों नहीं बना रहा। ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण मतदाताओं में अपनी पैठ को बनाए रखने के लिए या पिछले चुनाव में जो सवर्ण मतदाताओं का समर्थन उसको मिला है उसमें किसी तरह के बिखराव को रोकने के लिए वह नीतीश कुमार जी का नाम सामने नहीं रखना चाहती। उसको ये उम्मीद है कि वह उसको जो सवर्ण मतदाताओं का जन समर्थन मिलेगा। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय का जन समर्थन उससे मिलेगा और एक मजबूत जन समर्थन उसको हासिल हो जाएगा। इस कारण से संभवतः भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा नहीं बनाना चाहती, घोषित नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार जी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो जो मतदाता वर्ग या समर्थक वर्ग नीतीश कुमार जी ने तैयार किया है उन मतदाता वर्गों में बिखराव की संभावना है, आशंका है। जैसे अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं या पिछड़े वर्गों का एक समूह है या एक छोटा सा समूह जिसको कहा जाता है अल्पसंख्यक समुदाय का, वह सत्तारूढ़ दल से खिसक सकता है। क्योंकि सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार जी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी किसी सामाजिक समीकरण के तहत गठबंधन के चेहरा नहीं है, बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि जो सुशासन का उनका एक चेहरा है, उनका एक छाप है, उनकी एक जो पहचान है, इसके कारण से सत्तारूढ़ गठबंधन को एक जन समर्थन मिल जाता है और उसकी बढ़त हो जाती है। तो दोनों तरह की बातें कही जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है और जनता दल यूनाइटेड का अपना तर्क है। अधिकृत रूप से इस विषय पर कुछ भी अभी तक बात कही नहीं गई है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव का नाम सामने कर दिया और घोषणा के साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के ऊपर, एनडीए के ऊपर एक बड़ी चुनौती रख दी कि वो भी अपना चेहरा घोषित करे। कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा कि उसने दबाव में घोषणा की।
जबकि कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कब घोषित किया जाएगा इसकी तिथि तय कर दी गई थी और यह भी निश्चित था कि तेजस्वी यादव ही पार्टी के चेहरा गठबंधन के चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। कभी भी इस विषय पर कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन समय का इंतजार किया जा रहा था कि एक निश्चित समय पर किया जाएगा। निजी तौर पर मेरा ही मानना है कि तेजस्वी यादव को चुनाव की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न करके महागठबंधन ने एक रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। मेरी अपनी समझ है कि अगर तेजस्वी यादव को चुनाव की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता तो जो महागठबंधन ने अपने सामाजिक समीकरण या आम मतदाताओं के हितों में जो घोषणाएं की हैं उसकी चर्चा नहीं होती। सत्तारूढ़ गठबंधन केवल सीधे सीधे आक्रामक होता तेजस्वी यादव के ऊपर और लालू प्रसाद जी के ऊपर और राबड़ी देवी के ऊपर, और वही विमर्श चलता रहता, उसी विमर्श को बढ़ाने की कोशिश करता हो। और जो चुनावी घोषणाएं हैं महागठबंधन की और तेजस्वी यादव की, उसमें कोई चर्चा नहीं होती। अपनी घोषणाएं करके उनको विमर्श में लाकर उस पर चर्चा कराकर लोगों के बीच में उसको पहुंचाने की कोशिशों के साथ अब जाकर के जब घोषणा हुई है तो कम से कम उन मुद्दों की चर्चा जरूर होगी जिसको तेजस्वी यादव ने किया है, उन बातों की चर्चा जरूर होगी जो कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में बताया है। तो एक बहुत ही तार्किक निर्णय लिया, यह ऐसा मेरा मानना है। यह जरूर है कि महागठबंधन ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर जो अति पिछड़ों का, अति दलितों का जो जन समर्थन है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। अति दलितों, अति पिछड़ों और महादलितों में जो जन समर्थन रहा है वो नीतीश कुमार जी का रहा। यह नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ एक वर्ग है जो उन्होंने पिछड़ों और दलितों के बीच से एक समूह को निकाला, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया, उनके बीच राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की और एक मजबूत जनाधार तैयार किया। तो एक ये है कि महागठबंधन ने मुकेश सहनी का नाम रख करके उस वर्ग में अपनी जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। महागठबंधन ने यह भी घोषणा की है कि मुकेश सहनी साहब तो उप मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे ही होंगे। सरकार बनने की स्थितियों में आने वाले दिनों में और भी चेहरे उप मुख्यमंत्री पद के किए जाएंगे, हो सकते हैं नहीं, किए जाएंगे। ये बाकायदे अशोक गहलोत जी ने जब ये घोषणा की तो उन्होंने कहा। तो यह बात हालांकि जनता दल यूनाइटेड या सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने यह बात फैलाने की कोशिश की, विमर्श में लाने की कोशिश की कि महागठबंधन पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को केवल उसको वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग कर रहा है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह बात चली नहीं, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं ने, अशोक गहलोत ने जब ये कहा कि सरकार बनने पर अन्य और भी उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, तो यह बात एनडीए लोगों के बीच में बहुत प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा पाई। यह भी कहा गया कि राजेश राम जी का नाम न लेकर के जो रविदास समाज के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उनको भी महागठबंधन ने अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह विमर्श बहुत दूर तक जाएगा नहीं, क्योंकि चूँकि प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम जी, लगातार वो सक्रिय भी हैं और महागठबंधन ने कहा है कि और भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो लोगों को ये उम्मीद बंधी है कि कम से कम यह समाज उपेक्षित नहीं होगा और उस समुदाय के लोग भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस के जो राज्य प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा है कि विभिन्न समुदायों की जो संख्या है, जो उनकी भागीदारी, जो उनका जनाधार है, उसके अनुकूल उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। तो ये बात कम से कम महागठबंधन लोगों को बताने में सफल रहा है कि जिन समुदायों के लिए वो काम कर रहे हैं, जो सामाजिक समीकरण बनाना चाहते हैं, उसमें भी किसी भी वर्ग के लोगों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन दोनों ने चुनावी विजय हासिल करने के लिए बहुत मजबूत तरीके से बिसात बिछाया है। मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास दोनों ने बड़े मजबूती के साथ किया है
और मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की है। ये कहा जा सकता है कि ये बिहार राज्य का ये चुनाव मुद्दों पर आधारित है। अगर पूरी तरह से नहीं आधारित है तो बड़े पैमाने पर है। मुद्दों की चर्चा है। बिहार में पलायन को रोकने की बात की जा रही है। बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात की जा रही है। बिहार में लोगों का सामाजिक स्तर बेहतर किए जाने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होनी चाहिए। और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में और खासतौर से पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कौन से प्रयास किए गए। सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। यह बात कही जा रही है कि राज्य का औद्योगिक विकास क्यों नहीं किया गया। अगर औद्योगिक विकास किया गया होता तो जो बेरोजगारी की स्थितियां हैं उसमें काफी सुधार होता, लोगों के पास रोजगार के अवसर होते। और ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार में उद्योग नहीं थे। राज्य में उद्योग पनपाने के लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा की बात की जाती है, को याद किया जाता है इसी बारे में, और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। जिलों का नाम लिया जाता है। अकेले बेगूसराय में कहा जाता है कि 1 दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाइयां थी। लेकिन 20 साल से 2 दशक से सत्ता में रहने के बाद भी एनडीए ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि राज्य में उद्योग स्थापना की संभावनाएं नहीं है। कृषि और फल आधारित इकाइयां लगाई जा सकती हैं। सीमेंट आधारित सीमेंट बनाने के कारखाने लगाए जा सकते हैं। तकनीकी प्रौद्योगिकी हब डेवलप किए जा सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत काम नहीं किया गया। इसी तरह से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों में जो कोसी का इलाका है, जो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होता है, उस इलाके में बहुत प्रभावित तरीके से बाढ़ के विभीषिका से लोगों को बचाने, कृषि को बचाने के लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। इस बात के लिए भी नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की जा रही है। पलायन रोकने के लिए मुख्य मुद्दे पर भी बात कही जा रही है, क्योंकि अब सीधा सीधा पलायन का मुद्दा रोजगार से जुड़ा हुआ है। और रोजगार देने के अगर बेहतर प्रयास किए गए होते तो कम से कम ये बात होती कि पलायन को लेकर के आज जो बात कही जा रही है वो उस आलोचना के शिकार एनडीए की सरकार राज्य में नहीं होती। इसी तरह से किसानों की स्थिति के बारे में बात कही जा रही है। शिक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि आज बिहार का युवा बेहतर शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों स्थिति बन गई? अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में निसंदेह नीतीश कुमार जी ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत सारे काम किए। महिलाओं को, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए, स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रभावी कार्यक्रम लागू किए, जिसमें इन लड़कियों को निःशुल्क साइकिल देने का जो एक योजना थी। और मैंने भी उन चुनावों में जाकर के, अलग अलग चुनावों में जाकर के इस बात को महसूस किया कि साइकिल से सुबह स्कूल जाती हुई लड़कियां पूरे जनमानस को प्रभावित करती हैं। लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक के बाद हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के बारे में क्या हुआ? क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए था? ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, प्रबंधन के संस्थान राज्य में नहीं विकसित किए जाने चाहिए थे, जो राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रह करके शिक्षा ग्रहण करने का मौका देते। लेकिन वो नहीं हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, लेकिन उनके फैकल्टी और एकेडमिक्स को लेकर के तमाम तरह की आलोचनाएं की गई। राज्य के जो पुराने विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय दर्जा दिए जाने को लेकर के फैसले नहीं लिए गए, इसके लिए भी आलोचना की गई। गोया कि जो शैक्षणिक वातावरण है राज्य का, उसमें बहुत गुणात्मक सुधार नहीं हुआ, गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। और जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रयास किए गए, बात वहीं तक सीमित रह गई। लेकिन जो बच्चे या जो बच्चियां माध्यमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर लिए, उनकी आगे की शिक्षा का क्या होगा? यह कहा जा रहा है आज कि विभिन्न राज्यों में, राज्य के विभिन्न जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। लेकिन सवाल है कि वहां जो शिक्षा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता कितनी है? सवाल यह भी है कि उन इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले बच्चों को रोजगार के अवसर कितने सृजित किए गए? तो बात भले शिक्षा को लेकर की गई, लेकिन प्रभावी तरीके से इसको लोगों ने महसूस नहीं किया, इसलिए भी ये सरकार आलोचना के शिकार है। और आज भी एनडीए के पास जो महागठबंधन है, उसकी आलोचना के लिए केवल और केवल तेजस्वी, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार की आलोचना है।
लेकिन 20 साल पहले जो सरकार थी उसकी आप आलोचना करें और अपनी सरकार के ऊपर लगने वाले आरोपों का कोई समाधान या कोई स्पष्टीकरण लोगों के बीच में आपके पास रखने के लिए ना हो, तो निश्चित रूप से जो आपकी आलोचनाएं हैं उसका असर होगा। लोग उस विमर्श को मानेंगे। ये भी जरूर है कि जब से यह सरकार आई है, मैंने 2005 में नीतीश कुमार जी सरकार में आ गए थे। 2005 के बाद एक ऐसी पीढ़ी राज्य में बन गई है जिनकी संख्या भी कम से कम 1 करोड़ होगी, जिसने लालू यादव या राबड़ी देवी की सरकार को देखा ही नहीं है। वो लगातार आपकी सरकार को देख रहा है, आपकी सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज को देख रहा है। तो उनके सामने नीतीश कुमार की सरकार का कामकाज है, उनका गवर्नेंस है। 2005 से 2010 और 2010 से 2015 तक कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार जी को गुड गवर्नेंस, सुशासन बाबू की संज्ञा दी गई। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं भी कह सकता हूं, मैं जितनी बार राज्य के चुनाव में गया, मैं कहता था कि बहुत सुशासन है और बहुत सारी तब्दीलियां, जिन बातों के लिए बिहार जाना जाता था उससे अलग हट करके उसने अपनी तस्वीर बनाई है। लेकिन जैसे ये कहा गया कि लालू यादव जी ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तो काम बहुत किया, इससे भी कोई नहीं इनकार कर सकता। जब वो सत्ता में आए तो समाज का जो दलित वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, उसको उन्होंने आवाज दी, उनको संगठित किया, उनको उनके सामाजिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन यह भी कहा जाता है कि रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए, यह भी कहा जाता है कि औद्योगिक विकास नहीं हुआ। सामाजिक सशक्तिकरण के साथ चूंकि औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए गए, तो लालू यादव की सरकार या राबड़ी देवी जी की सरकार बहुत ही अनपॉपुलर हो गई, बहुत ही अलोकप्रिय हो गई। क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार चाहिए, या जो जिस लायक है उसके अनुकूल उसको रोजगार चाहिए, वो नहीं हुआ। उसी तरह से नीतीश कुमार जी के बारे में अब कहा जाने लगा कि उन्होंने शुरुआती दिनों में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों की स्थिति बेहतर की। लेकिन इसके आगे क्या? सड़कें बन गई तो सड़कों पर चलने लायक कौन होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कब बनेंगे? जिला अस्पतालों की स्थिति बेहतर कब होगी? जिला अस्पतालों में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं कब की जाएंगी? राज्य के मेडिकल कॉलेजों के हालात कब सुधरेंगे? रोजगार के अवसर कब सृजित किए जाएंगे? तो औद्योगिक विकास और जो जीवन से जुड़े हुए सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय, उनमें भी बहुत उल्लेखनीय कार्य नहीं किए गए। आज उसी इन वजहों से नीतीश कुमार सरकार को भी अलोकप्रियता का सामना करना पड़ रहा है। दोनों सरकारों के सामने अपने विफलताएं हैं और मेरा भी अपना मानना यह है कि जो सरकार, जो पार्टी, जो गठबंधन सत्ता में है, उसको अपने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करनी पड़ेगी। वह पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना से अपने जनाधार को बनाए रखेगा, ऐसा लगता नहीं है। लोगों के बीच में विमर्श यह होगा कि पिछले 20 वर्षों में, पिछले 2 दशकों में इस सरकार ने क्या किया, ऐसा क्या किया जिससे राज्य की स्थिति बेहतर हुई है। तो ये दोनों गठबंधनों के अपने अपने मुद्दे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से चुनाव को में ढेर सारे मुद्दे खड़े कर दिए और उन्होंने दोनों गठबंधनों के ऊपर आरोप लगाए हैं। चुनाव के शुरुआती दौर में उन्होंने तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को निशाने पर लिया, लेकिन चुनाव आते आते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के भी उन्होंने आलोचनाएं की। और उनका तो ये साफ साफ कहना है कि राज्य में परिवर्तन होगा और ये सरकार जा रही है। सरकार में कौन आएगा इसके बारे में उनकी स्पष्ट धारणा नहीं है और वो ये कहते हैं कि एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में जन स्वराज की स्थिति बनेगी। हालांकि वो ये कहते हैं कि फर्श पर या अर्श पर या कुछ नहीं, या ऐसी ताकत जो राज्य में निर्णायक भूमिका अदा करेगी, लेकिन विश्वासपूर्वक कोई बात नहीं करते। यह वास्तविकता भी है, विश्वासपूर्वक कहा भी नहीं जा सकता। 3 साल के राजनीतिक जीवन में आप क्या हासिल कर लेंगे, कितना आप राजनीतिक असर डाल पाएंगे, इसका मूल्यांकन करना और इसके बारे में बहुत प्रभावित तरीके से कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी राजनीतिक उपस्थिति से आप इनकार नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना है कि जहां राज्य में 2 ध्रुवीय चुनाव है, माने एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, उसमें किसी तीसरी ताकत के बहुत महत्वपूर्ण होने की गुंजाइश में नहीं देखता। लेकिन यह जरूर मैं देखता हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ जो मतदाता है या जो प्रतिबद्ध मतदाता नहीं है, उन मतदाताओं में विभाजन हो सकता है। और वह विभाजन अगर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, तो निश्चित रूप से यह महागठबंधन के खिलाफ जाएगा और जो सत्तारूढ़ दल है उसके पक्ष में जाएगा।
लेकिन ये कितना होगा ये कहना मुश्किल है। चुनाव आते आते जो मतदाता वर्ग है वो पूरी तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन या सत्ता के दावेदार गठबंधन महागठबंधन के पक्ष में खड़ा होगा या किसी ताकत को भी स्वीकार करेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। आज इस बारे में कुछ बहुत विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य के चुनाव में कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, किसी एक गठबंधन के पक्ष में चुनाव नहीं है, लेकिन सत्तारूढ़ दल को लेकर के तमाम तरह की आलोचनाएं हैं और तमाम तरह की आशंकाएं लोगों के मन में है और तमाम तरह की आर्थिक सहायता दे की घोषणाओं करके सत्तारूढ़ गठबंधन ये स्वीकार करता नजर आता है कि उसके खिलाफ एक अलोकप्रियता की स्थिति है, लोगों के मन में एक नाराजगी है और लोगों को जेब में पैसा डालकर या उनको पैसा देने के आश्वासन पर वह इस अलोकप्रियता को कम करती हुई दिखाई पड़ती है। कितना कम कर पाएगी ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो आर्थिक सहायता विभिन्न वर्गों को दी गई है उसके असर को कम करने के लिए महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने कुछ चुनावी घोषणाएं की हैं, जिसमें प्रमुख घोषणा नौकरी का आश्वासन है। और मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी का आश्वासन बिहार के लोगों को आकर्षित करेगा, क्योंकि रोजगार और नौकरी के लिए ही वो अपने घर और अपना राज्य छोड़ने के लिए विवश होते हैं। चुनाव में क्या होगा ये तो हम 14 नवंबर को जानेंगे। आज बस इतना ही, फिर नए विषय और नई चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.